Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 6, Rise of Independent Regional Powers. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with अवध औध. ठीक है, यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे हम अवध औध से. चलो, तो जो फाउंडेशन था इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध का, उसको रखने वाले थे शादत खान. ठीक है बात. तो इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध का फाउंडेशन किसने रखा? शादत खान ने. शादत खान कौन थे बच्चा? ये मुगल प्रोविंस ऑफ अवध के गवर्नर थे. जब मुगल रूल चल रहा था प्रॉपर फुल फ्लेजेड वे में, पावरफुल मुगल एम्पायर था, तो उसमें एक मुगल प्रोविंस ही थी. कौन? अवध. और उसके गवर्नर किसको बनाया गया था? शादत खान को. ये बहुत इंटेलिजेंट थे, एफिशिएंट थे और डेयरिंग भी थे. दिमाग भी चल रहा है, कुशल भी हैं और डेयरिंग भी है. इंटेलिजेंट, एफिशिएंट एंड डेयरिंग. कौन थे? शादत खान. ठीक है, जिन्हें गवर्नर बना के भेजा गया था. किसका? अवध का. किस टाइम में? जब मुगल प्रॉपरली रूल कर रहे थे, एक मुगल प्रोविंस ही था. इन्होंने अवध में बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश किया, स्थापित किया. लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर मेंटेन किया. बढ़िया, बहुत ही अच्छा रेवेन्यू रिफॉर्म सिस्टम लेके आए. मतलब रेवेन्यू सिस्टम जो चल रहा था अवध का, वो इतना अच्छा था कि बेटा हर व्यक्ति इतना सेटिस्फाई था कि किंग से, शादत खान से लोगों का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होने लग गया था. इसने इसकी आर्मी को भी स्ट्रेंथन किया, रेवेन्यू सिस्टम को रिफॉर्म कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर मैनेज किया, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चलाया. तो और भी लोगों को क्या चाहिए? लोगों को यही चाहिए ना, लोग काम करने को रेडी हैं. लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, एफिशिएंट मैनेजमेंट हो, आर्मी अच्छी हो कि भैया कोई और उनके ऊपर अटैक ना कर जाए. तो लोग खुश थे. जब ये रूल करते थे लोग बहुत खुश थे. शादत खान को सक्सेस करते हैं उनके नेफ्यू, जिनका नाम होता है सफदरजंग. ये भी बहुत स्टेबिलिटी लेके आते हैं अवध में, पीस, प्रॉस्पेरिटी. मतलब अवध जो शादत खान ने बनाया, सफदरजंग ने उसको आगे उसी अच्छे तरीके से लेके गए. सफदरजंग को सक्सीड किया उनके बेटे शुजा-उद-दौला ने. किसने? शुजा-उद-दौला ने सफदरजंग को सक्सीड किया. पहले कौन बने? शादत खान. शादत खान के बाद कौन आए अवध में? सफदरजंग. सफदरजंग के बाद कौन आए? शुजा-उद-दौला. एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का लंबा टाइम देखा किसने? अवध ने. ठीक है. द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ पीस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग द रीन ऑफ नवाब्स स्टिपुलेटेड द ग्रोथ ऑफ रिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट लखनवी कल्चर. जो एक पीस थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था, एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम था, तो यहाँ पर ग्रोथ होती है बच्चा एक बहुत ही प्यारे कल्चर की, एक यूनिक डिस्टिंक्ट कल्चर की, जिसे आज तक जाना जाता है. और आप वो आज भी जाके वहाँ फील कर सकते हैं. उस कल्चर को हम बोलते हैं लखनवी कल्चर. लखनऊ द कैपिटल सिटी. लखनऊ क्या थी? अवध का कैपिटल सिटी थी. ब्लॉस्म्ड इनटू सेंटर फॉर क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट, लिटरेचर. चिकनकारी का जो काम है, लखनऊ के पराठे, लखनऊ का बिरयानी और तो बहुत सारी चीज़ें लखनवी बहुत ज़्यादा फेमस है. टिल डेट उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं इसी टाइम में देखा जाता है जब लखनऊ बहुत प्रॉस्पर हो रहा था. अंडर होम? शादत खान, सफदरजंग, शुजा-उद-दौला. और जब प्रॉस्पेरिटी रहती, पीस रहती है, तो आर्ट एंड लिटरेचर पे काम होता है, आर्किटेक्चर पे काम होता है. लड़ाई, जब दो कंट्री आपस में लड़ रही हो तब थोड़ी वो आर्किटेक्चर डेवलप करती है, तब वो पोएट्री करती है, ऐसा तो नहीं होता है. तो जब पीस थी उसी टाइम में क्रिएटिव बहुत कुछ यहाँ पर हुआ. क्रिएटिव सेंटर बनाए, यहाँ पर आर्ट डिफरेंट टाइप के आए, लिटरेचर, आर्किटेक्चर. तो अवध में आपको क्या क्या लिखना है? पहली लाइन लिखना है कि इसको एस्टेब्लिश किया था शादत खान ने, जो कि खुद मुगल प्रोविंस ऑफ अवध के गवर्नर थे. शादत खान को किसने बच्चा सक्सीड किया? सफदरजंग ने. सफदरजंग ने से के आगे कौन आए? उनको किसने सक्सीड किया? तो वो थे शुजा-उद-दौला. और तीनों ने ही बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए. रेवेन्यू सिस्टम बहुत अच्छा था. और इस पीस और प्रॉस्पेरिटी की वजह से लखनऊ में एक डिस्टिंक्ट और यूनिक कल्चर बनता है, जिसे हम लखनवी कल्चर बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पर क्रिएटिविटी, आर्ट्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर बहुत कुछ था. ठीक है. और ये पोइट्री है बच्चा किसका? शादत खान का. ये कौन है बेटा? शादत खान. नाउ हैदराबाद, जो स्टेट था हैदराबाद का, उसे फाउंड किया था निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ ने. किसने बनाया हैदराबाद? द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज फाउंडेड बाय निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ.
द मुगल वायसरॉय ऑफ दक्कन, और ये निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ कौन थे? मुगल वायसरॉय थे डेक्कन में। देखो डेक्कन किस एरिया को बोलते हैं हम? इस एरिया को बोलते हैं डेक्कन। डेक्कन के डेक्कन के वायसरॉय थे। किसकी साइड से? मुगल की साइड से वायसरॉय थे डेक्कन में निज़ामुल मुल्क, और ये बनाएंगे स्टेट ऑफ हैदराबाद। ये वायसरॉय कब थे? 1724 में। इन्होंने कभी भी अपने आप को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया कि भैया मैं इंडिपेंडेंट हूँ मुगल कंट्रोल से, पर इन्होंने हैदराबाद पे रूल करना स्टार्ट कर दिया लाइक इंडिपेंडेंट रूलर। देखो एक बात है, या तो आप लड़ के बोल दो मैं तो अब इंडिपेंडेंट हूँ, या तो आप रूल करने लगो इंडिपेंडेंटली, और कहीं ना कहीं कभी कभी किसकी भी बातें कर लिया करो, मुगल अथॉरिटीज़ की बातें कर लिया करो, कभी कभी जाके आप उनसे भी मिल लिया करो। तो ये जो निज़ामुल मुल्क थे ये बहुत इंटेलिजेंट थे। जब ये डेक्कन के वाइसरॉय बने 1724 में, उसके बाद इन्होंने सोचा कि यार मैं अब एक इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टेब्लिश करता हूँ, फाउंड करता हूँ, और उन्होंने कर भी लिया हैदराबाद को। पर कभी ओपनली चैलेंज नहीं किया मुगल अथॉरिटी को, ना ही कभी ओपनली बोला कि मैं अब इंडिपेंडेंट रूलर हूँ। ही कंसोलाइडेटेड इस पोजीशन, इन्होंने अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा मजबूत किया, कंसोलाइडेट कर लिया बाय एस्टेब्लिशिंग एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। देखो being a citizen of any of the country, any of the state, any of the province, what we want: efficient system, law and order, peace, security, that's it। हम अपना काम, हमारी livelihood को on कर लेंगे, but what we require: peace, prosperity, security, law, order, safety। अगर ये कोई राजा हमें दे देता है तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें कोई गवर्नमेंट दे देती है। वी डोंट वांट एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम द गवर्नमेंट, हम नहीं चाहते गवर्नमेंट हमें फ्री में बिठा के खाना खिलाए, वो हम कर लेंगे, जो बेसिक काम है वो कर ले। तो इन्होंने वही किया, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लेके आए, करप्शन को रिमूव कर दिया, प्रॉपर रेवेन्यू सिस्टम बनाया, और उसमें कुछ भी करप्शन जो था उसे पूरा ख़त्म कर दिया, कोई करप्शन का हिस्सा बचने नहीं दिया रेवेन्यू सिस्टम में। ट्रेड को प्रमोट किया, स्टेट को प्रोटेक्शन दी, ठीक है, प्रमोटिंग ट्रेड एंड प्रोटेक्टिंग द स्टेट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। अपने स्टेट को इंटरनल थ्रेट से भी बचाया, एक्सटर्नल थ्रेट से भी बनाया, ट्रेड को प्रमोट किया, करप्शन को रेवेन्यू सिस्टम से बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इतना सब कुछ करने के बाद तो बेटा एक स्टेट अपने आप ही डेवलप करने लग जाएगा, और ऐसा ही हुआ हैदराबाद के साथ। क्या था इस व्यक्ति का नाम? निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ, ठीक है। ये कौन थे? तो ये थे मुगल वाइसरॉय ऑफ दक्कन कब? 1724 में, जिन्होंने बाद में क्या बनाया? स्टेट ऑफ हैदराबाद। नाउ द वॉर ऑफ सक्सेशन, ये बहुत कॉमन चीज़ है बच्चा। वॉर ऑफ सक्सेशन बहुत कॉमन है। पहले हर रानी चाहती थी कि मेरा ही बेटा राजा बने, और राजा 1 2 3 4 रानियाँ रख लेता था, तो वो आपस में लड़ते रहते थे। कई बार एक रानी के भी 3 4 बच्चे होते थे, तो वो पावर के लिए लड़ लेते थे। तो वॉर ऑफ सक्सेशन इज़ नॉट न्यू। से जितना मुगल्स में था उतना ही हमारे इंडियन किंग्स में भी था। आप महाराणा प्रताप की स्टोरी सुनो, तो महाराणा प्रताप की जो छोटी माँ थी वो हमेशा चाहती थी कि महाराणा प्रताप किंग ना बन के उनका बेटा, क्या नाम था उसका, कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, उसको सबसे बड़ी रानी के बेटे थे, कौन, अपने महाराणा प्रताप। पर जो सबसे छोटी रानी थी, जिनकी बहुत ज़्यादा चलती थी, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, वो चाहती थी कि उनका बेटा राजा बने, तो वो कंटिन्यू हमेशा ट्राई करती रहती है महाराणा प्रताप को मारना। तो वॉर ऑफ सक्सेशन कोई नई बात नहीं है, हमेशा होता है। तो जब असफ जाह की डेथ हो गई तो वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ। हैदराबाद सॉफ्ट टारगेट फॉर ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनीज के लिए हैदराबाद एक सॉफ्ट टारगेट बना, जो चाहते थे कि, दोनों ही चाहते थे, ब्रिटिश भी चाहते थे कि हैदराबाद पे कंट्रोल, और फ्रेंच भी चाहते थे हैदराबाद पे कंट्रोल हो। और फाइनली इन लोगों ने कंट्रोल किया भी फिर बाद में। पूरी तरह नहीं किया, पर अब टू सम एक्सटेंट कंट्रोल करने लग गए थे। द कार्नेटिक, द कार्नेटिक वन ऑफ द सूबा इन द डेक्कन। कार्नेटिक कहाँ पर है? डेक्कन में है। वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो डेक्कन का एक सूबा था कार्नेटिक, जो किसके कंट्रोल में था? निज़ाम ऑफ हैदराबाद के कंट्रोल में था। द नवाब ऑफ द कार्नेटिक हाउएवर, पर जो कर्नाटक के नवाब थे, वो कार्नेटिक के जो नवाब थे, वो कंटिन्यू सोच रहे थे कि यार भैया हमें फ्री कर दो, हम इंडिपेंडेंट रूलर बनना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने आप को फ्री करा लिया निज़ाम के कंट्रोल से, और फिर एस्टेब्लिश किया वहाँ पर हेरिडेटरी रूल। तो कार्नेटिक पहले डेक्कन का एक सूबा था जिसको निज़ाम ऑफ हैदराबाद ही डील करते थे, पर कार्नेटिक के जो नवाब होते थे वो खुद भी फ्रीडम चाहते थे, और फाइनली वो फ्री हो जाते हैं हैदराबाद के निज़ाम से, और एक हेरिडेटरी रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं।
और इसके बाद कार्नेटिक में भी क्या होता है बच्चा, वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, बहुत पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं राजनैतिक अस्थिरता। मतलब कोई भी एक लीडर, कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं पा रहा है, कोई भी एक राजा प्रॉपरली चीज़ों को डील नहीं कर पा रहा है, तो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई कार्नेटिक में। और इससे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो कार्नेटिक के इंटरनल मैटर में, एक्सटर्नल मैटर में बोलने लग गए। मेक टेरिटोरियल, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल गेन। और फिर ब्रिटिशर्स ने तो भैया इस बात का बहुत फ़ायदा उठाया। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी को जैसे ही पता चला कि भैया कार्नेटिक जुल्म हो रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वॉर ऑफ सक्सेशन है, तो ब्रिटिशर्स ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया इस अपॉर्चुनिटी का। उन्होंने इंटरफेयर किया इंटरनल अफेयर्स में और बहुत टेरिटोरियल गेन्स लिए कार्नेटिक से, कमर्शियल गेन लिए, फाइनेंशियल गेन लिए। मतलब कार्नेटिक को कहीं ना कहीं चोट चोट पहुंची, किससे, ब्रिटिशर्स से। पर क्यों पहुंची? क्योंकि वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। अब हम पढ़ेंगे बेटा मैसूर को। देखो, जब विजयनगर एम्पायर, बहुत ही पावरफुल एम्पायर हुआ करता था विजयनगर एम्पायर, उसका कोलैप्स हुआ, मतलब जब विजयनगर एम्पायर खत्म हुआ, कब, 17th सेंचुरी में, तो यहाँ पर बहुत सारी इंडिपेंडेंट किंगडम्स का राइज हुआ। देखो, एक बड़ा एम्पायर जिसके अंदर सारे छोटे छोटे एम्पायर को उस बड़े एम्पायर ने जीत रखा था, जैसे वो बड़ा एम्पायर कोलैप्स करेगा, कमज़ोर होगा, तो सारे छोटे 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 जो किंगडम्स हैं जो पहले इंडिपेंडेंटली रूल करते थे, वो वापस से क्या होना चाहेंगे? इंडिपेंडेंट। तो विजयनगर एम्पायर के कोलैप्स के बाद, विजयनगर एम्पायर को कोलैप्स कब हुआ? 17th सेंचुरी में। बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स का राइज हुआ, हु वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर। और एक बड़ा राज्य जिसने छोटे छोटे किंगडम्स को कंट्रोल किया था, जीत लिया था, जब ये बड़ा राज्य हार जाता है, वीक हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, तो ये सब क्या हो जाते हैं? इंडिपेंडेंट। और जैसे ही बेटा ये इंडिपेंडेंट होंगे, ये चालू कर देंगे आपस में लड़ना, छोटे छोटे एरिया को लेके, छोटे छोटे इश्यूज को लेके ये आपस में लड़ेंगे। ऐसा ही हुआ यहाँ पर भी कि जो किंगडम इंडिपेंडेंट हुए थे, ये एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन किंगडम्स में से था किंगडम ऑफ मैसूर। सबसे, मतलब जो छोटे छोटे किंगडम का राइज हुआ विजयनगर एम्पायर के फॉल के बाद, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था किंगडम ऑफ मैसूर, विच हैड समहाउ मैनेज टू प्रिजर्व इट्स इंडिपेंडेंस। देखो, मैसूर इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि इसने इसकी इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करके रखा, बचा के रख लिया, जबकि नेबरिंग किंगडम्स इसके ऊपर बार बार अटैक कर रही थी। इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के मिडल में, मतलब 1750s में, 1760s में, मैसूर अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली, हैदर अली की लीडरशिप में मैसूर एक बहुत ही पावरफुल किंगडम बना साउथ का। ठीक, कोई बात? अगर कोई पूछेगा मैसूर का ओरिजिन कैसे हुआ, तो मैसूर इंडिपेंडेंट किंगडम बना आफ्टर द कोलैप्स ऑफ कौन सा एम्पायर भाई? विजयनगर एम्पायर। ठीक हुई बात? फिर मैसूर बहुत सारे किंगडम्स में एक पावरफुल किंगडम बना, किसके रूल में? हैदर अली के रूल में। ठीक है, हैदर अली एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ के, एबिलिटीज़ के व्यक्ति थे। ये ऑर्डिनरी सोल्जर्स की रैंक पे अपॉइंटेड थे मैसूर की आर्मी में, से कमांडर तक पहुंचे। ठीक है, किसकी वजह से? इनके मेरिट्स की वजह से, इनके डिटर्मिनेशन की वजह से, जितने ये डिटर्मिन थे, ठीक है, जितनी इनके अंदर मेरिट थी, क्वालिटी थी, इन क्वालिटीज़ की वजह से, इनके डिटर्मिनेशन की वजह से ये सोल्जर से कमांडर की रैंक तक आ गए। ठीक है बात? चलो, 1761 में इन्होंने ओवरथ्रू किया द गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिश्ड हिज अथॉरिटी ओवर द मैसूर स्टेट। फिर देखो, ऐसे होता है, देखो, एक शोल्डर से कमांडर बने, कमांडर बनने के बाद इनको देखा कि यार जो गवर्नमेंट यहाँ पर ऑलरेडी है मैसूर में, ये प्रॉपरली तो मैनेज नहीं कर पा रही है चीज़ों को, तो उन्होंने उस करंट गवर्नमेंट को ओवरथ्रू किया और खुद की अथॉरिटी को एस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है बात? जैसे हमारे पाकिस्तान में बार बार नहीं होता रहता है, कोई भी इलेक्टेड लीडर होता है, उसके ऊपर मिलिट्री रूल करने लग जाती, सेम वे में ऐसे यहाँ पर हुआ। अंडर इस रूल, इनके रूल में जो मैसूर था बहुत ही प्रॉस्पर और पावरफुल स्टेट बना। हैदर अली जब रूल कर रहे थे तो मैसूर वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस बना, प्रॉस्पर बना, पावरफुल बना। कब? 1761 के बाद, क्योंकि 1761 में इन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट को ओवरथ्रू करके खुद पावर अपने हाथ में ले ली थी।
यहाँ पर बेटा ये जो वर्ड लिखा है फॉर्मिडेबल एडवर्सरी, इसका मतलब होता है जिसे जीतना कठिन हो। तो मैसूर एक ऐसी पावर बन गया साउथ में जिसे हराना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बस में नहीं था। मतलब देखो, फाइनली तो मैसूर हारा, मतलब टीपू सुल्तान हारे ब्रिटिश आर्मी से। पर टीपू सुल्तान हारे इस वजह से क्योंकि उनके आसपास नेबरिंग जो थे मराठास थे और भी जो रूलर थे, उन्होंने टीपू सुल्तान को सपोर्ट नहीं किया। अगर उस टाइम में ये टीपू सुल्तान को सपोर्ट कर देते तो ब्रिटिशर्स उसी टाइम में खत्म हो जाते, पर नहीं, ब्रिटिश आर्मी ने फाइनली टीपू सुल्तान को हराया। पर टीपू सुल्तान को हराना, हैदर अली को हराना एक बहुत बुरा सपना बन गया था। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए, क्योंकि अंग्रेज ये कर ही नहीं पा रहे थे। तो मैसूर फॉर्मिडेबल एडवर्सरी की तरह था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। साउथ में अगर सबसे ज़्यादा मशक्क़त किसी को हराने में करनी पड़ी तो वो किसको ही हराने में करनी पड़ी? हैदर अली और टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान ने तो अपनी पूरी आर्मी को मॉडर्नाइज कर लिया था, किसकी हेल्प से? फ्रेंच की हेल्प से। अगर 10-12 साल और टीपू सुल्तान थोड़ा रुक जाते, अपनी पोजीशन को और कंसोलिडेट कर लेते, थोड़ा सा आर्मी पे और ध्यान दे लेते, तो इंग्लिश निश्चित ही हारते, क्योंकि फ्रेंच के बैक सपोर्ट में कौन भी था? फ्रांस भी था। किसके? मैसूर के सपोर्ट में। चलो, हैदर अली को सक्सीड किया उनके बेटे टीपू सुल्तान ने, जो कि बहुत ही वर्दी सक्सेसर बना। उसने बहुत सारे रिफॉर्म लेके आया टू ओवरहॉल एंड रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को फिर से रीऑर्गेनाइज किया, प्रॉपर तरीके से जमाया। किस लिए? चलो, तो यहाँ पर रिफॉर्म का मतलब होता है बेटा सुधारना, ओवरहॉल का मतलब होता है रिपेयर करना, रीऑर्गेनाइज का मतलब होता है फिर से जमाना। तो जब टीपू सुल्तान के पास पावर आई, वो एक बहुत ही वर्दी सक्सेसर थे। उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स मतलब सुधार लेके आए, ओवरऑल मतलब बहुत सारी चीज़ों को रिपेयर किया, रीऑर्गेनाइज किया मतलब फिर से जमाया पूरे की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को। उन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया, अपनी इकॉनमी को स्ट्रेंथन किया। आर्मी को मॉडर्नाइज करना मतलब मॉडर्न वेपन्स दिए, हथियार जो लड़ने के लिए होते हैं वो अच्छे मॉडर्न हथियार दिए अपनी आर्मी को, इकॉनमी को स्ट्रेंथन किया, एग्रीकल्चर को एनकरेज किया, ट्रेड और कॉमर्स पे भी ध्यान दिया, ट्रेड इंडस्ट्री को भी फ्लरिश किया, बिकॉज अल्टीमेटली वट एवर अ किंग इज अर्निंग और कलेक्टिंग रेवेन्यू इज डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर एंड ट्रेड इंडस्ट्री। तो उन्होंने इसको भी स्ट्रेंथन किया और एक सीरियस चैलेंज दिया टू द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अगर उस टाइम हमारे इंडियंस किंग्स जो नेबरिंग किंग्स थे टीपू सुल्तान के, वो अगर टीपू सुल्तान को सपोर्ट कर देते तो ब्रिटिश पावर उसी टाइम में ख़त्म हो जाती, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसे हुआ नहीं। और एक बहुत सीरियस चैलेंज दिया किसने? टीपू सुल्तान ने। किसको? ब्रिटिश पावर को इंडिया में। पर फाइनली वो हारे। चलो, अब हम देखेंगे राजपूत्स को। तो जो प्रिंसिपल राजपूत स्टेट्स थे वो थे जयपुर, जिसे हम आमेर भी कहते हैं, जोधपुर, मारवाड़, उदयपुर, मेवाड़। उदयपुर, मेवाड़, जोधपुर, मारवाड़, जयपुर, आमेर। इन्होंने एडवांटेज लिया था मुगल अथॉरिटी के डिक्लाइन का। देखो, तुम लोगों को सबको पता होगा ना अकबर की वाइफ, जिसे कुछ लोग हरका बाई कहते हैं, कुछ लोग जोधा बाई कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हिस्ट्री में जोधा भाई जैसा कुछ है ही नहीं, हरका बाई है। तो चलो, हरका बाई हो या जोधा बाई हो, पर हाँ, अकबर की जो शादी है वो राजपूत प्रिंसेस से हुई थी। तो राजपूत जब तक अकबर रूल कर रहे थे तो राजपूत का फुल सपोर्ट था किसके साथ? मुगल्स के साथ। अकबर के बाद जो रूलर आए जहांगीर, शाहजहां, उनको भी पूरा सपोर्ट था राजपूत का। पर औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी वो एंटी राजपूत थी। राजपूत्स ने अपना सपोर्ट मुगल से धीरे धीरे खींचना चालू कर दिया। पर जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन करने लगी 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद, तो इन लोगों ने भी अपनी इंडिपेंडेंट को असर्ट कर लिया, छीन लिया, ले लिया। जो these resurgent राजपूत states unfortunately did not unite। अब ये जितने भी शक्तियाँ थीं जो मुगल से अलग हुई, राजपूत में भी अलग 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 जगह के राजपूत, अलग अलग क्लान थी। तो बेटा ये जितने भी रिसर्जेंट राजपूत थे, जितने भी फेमस राजपूत थे जिन्होंने ये रिसर्जेंसी की, विरोध किया, वो अपने आप को यूनाइट नहीं कर पाए और ना ही अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर पाए। इन्होंने कोई एफर्ट नहीं लगाए कि हम सब मिलकर एक बड़ा सा राजपूत एम्पायर बनाते हैं ऑन द डेब्रीज ऑफ मुगल एम्पायर। ये अपने अपने छोटे छोटे एरिया को लेकर ही खुश थे और उन छोटे छोटे एरिया को लेकर राजपूत ही आपस में लड़ने लग रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है, जबकि इनके पास एक टाइम था कि ये उस कोलैप्स्ड मुगल एम्पायर के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर सकते थे। पर ठीक है, इतना दिमाग सब में नहीं होता है। ये एक यूनाइटेड राजपूत एम्पायर तो नहीं बना पाए। ऑन द कंट्री, इसके अपोजिट में, इसके विरोध में इन लोगों ने क्या चालू कर दिया?
इंडिविजुअल गोल्स की पॉलिसी, अपना अपना इंटरेस्ट देखने लग गए, और इनके जो इंटरेस्ट होते वो डाइवर्जेंट होते, कॉन्फ्लिक्टिंग हो गए। मतलब एक राजपूत कभी दूसरे राजपूत के साथ मिलके ही नहीं चला, हमेशा ऐसे काम किए कि एक की भलाई और दूसरे का एंटी, मतलब हमेशा ऐसी पॉलिसीज़ के ऊपर इन्होंने काम किया जिससे एक राजपूत की पॉलिसी हमेशा दूसरे को हामी कर रही थी। इन्होंने इनकी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया बाय इंडल्जिंग इन पैटी क्वारल्स, छोटे छोटे झगड़ों में पड़े रहे। कोर्ट इंट्रोड्यूस, मतलब हमेशा एक के कोर्ट में ऐसी ये प्लानिंग करते कि दूसरे राजपूत को हार्म ही हो। कोर्ट में बैठ के छोटे छोटे षड्यंत्र रच रहे थे। कॉन्स्पिरेंसी का मतलब होता है षड्यंत्र करना। कोर्ट इंट्रोड्यूस मतलब शॉर्ट ऑफ प्लानिंग, है ना, इन अगेंस्ट ऑफ सम अदर। ट्रेचरी का मतलब होता है धोखा देना, ट्रेचरी मतलब धोखा देना। कॉन्स्पिरेंसी मतलब होता है षड्यंत्र। कोर्ट इंट्रोड्यूस का मतलब होता है वहां बैठ के ऐसे प्लान करना कि दूसरे को हार्म ही हो। एंड करप्शन ऑफ द मुगल्स, तो इतनी बातें ये लोग आपस में कर रहे थे, क्या क्या, पैटी क्वेरल्स, छोटी छोटी बातें लड़ रहे थे। कोर्ट इंटरव्यूज, एक दूसरे के प्लस अगेंस्ट में प्लानिंग करते हार्म करने की। कॉन्स्पिरेंसी मतलब एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते। ट्रेचरी मतलब होता है एक दूसरे के साथ विश्वासघात करना, धोखा करना। और करप्शन ऑफ द मुगल कोर्ट्स वर रिप्लेड, और मुगल कोर्ट में जो करप्शन था वही अब राजपूत कोर्ट्स में आने लग गया। ठीक है, राजपूत रूलर के कोर्ट में भी अब उसी तरीके से करप्शन, भ्रष्टाचार होने लगा जैसे मुगल कोर्ट में होता था। इट शैप्ड देयर एनर्जीज एंड मेड देम वल्नरेबल, इससे इनकी एनर्जी तो खत्म हो ही गई और ये वल्नरेबल, मजबूर हो गए। अब यहाँ पर दो वर्ड हैं बच्चा, एक है सेपिड, या हाँ सेपिड, पढ़ लेना इसको, क्या पढ़ोगे। सेपेड का मतलब होता है धीरे धीरे के होके ख़त्म हो जाना, तो इनकी जो एनर्जीज थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। और वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना, या एक दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं असुरक्षित हो जाना। ठीक, कोई बात। तो इनकी जो एनर्जीज थी वो धीरे धीरे करके नष्ट होती गई, ये असुरक्षित होते गए टू द सेल्फिश डिज़ाइंस ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और पूरा प्रॉपर कंट्रोल इनके ऊपर किया। आप डिड यू नो सेक्शन को पढ़ेंगे हम। जो राजा सवाई जय सिंह थे वो आमेर के रूलर थे। ये वेल नोन राजपूत रूलर थे मिड 18th सेंचुरी के। इनका बहुत इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉमी में। इन्होंने बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाई। जंतर मंतर जो दिल्ली में वो इन्होंने बनवाया। जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में जो जंतर मंतर हैं वो किसने बनाए हैं, राजा सवाई जय सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट राजपूत रूलर थे मिड 18th सेंचुरी के। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर इन राजस्थान। इन्होंने जयपुर में राजस्थान में जयपुर सिटी बनाई जिसे पूरी तरह साइंटिफिकली प्लान किया गया। ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर भी थे। इन्होंने बहुत सारी एबल प्रैक्टिसेस को ख़त्म किया जैसे सती प्रथा और फीमेल इन्फेंटिसाइड, छोटी छोटी बच्चियों को जो मारने की प्रैक्टिस होती थी उसको ख़त्म किया। सती प्रथा के अगेंस्ट में बोले। ठीक है, कौन, राजा सवाई जय सिंह। इन्होंने क्या भी बनाए हैं, जयपुर बनाया है और जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में, मथुरा में, बनारस में जंतर मंतर बनवाए हैं। ठीक है, ये राजपूत रूलर थे। नाउ द सिख किंगडम। गुरु गोविंद सिंह 10th और लास्ट सिख गुरु थे। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया मिलिट्री ब्रदरहुड ऑफ सिख, जिसे क्या कहा गया, खालसा। अगर कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय खालसा, तो क्या बोलोगे, ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री ब्रदरहुड ऑफ सिख। ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री ब्रदरहुड ऑफ सिख इज कॉल्ड खालसा। तो गुरु गोविंद सिंह जो 10th गुरु थे और लास्ट गुरु भी थे, इन्होंने किसको एस्टेब्लिश किया, खालसा को। ही इंस्टिल्ड इन द पीस लविंग सिख अ मार्शल स्पिरिट। इन्होंने बच्चा जो बहुत ही पीस लविंग, प्यारे, बड़े दिल वाले जो सिख थे, उनमें मार्शल स्पिरिट को भी डेवलप किया, इंस्टिल किया, स्थापित किया। क्यों, देखो आप अगर बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, तो लोग आपका एडवांटेज लेंगे ही लेंगे। तो जो आपके साथ अच्छा, उसके साथ अच्छा रहो, पर साथ में लड़ना भी सीखो, सो दैट नोबडी कैन हार्म यू, नोबडी कैन टेक अनफेयर एडवांटेज ऑफ यू। ठीक है, तो ही इंस्टिल्ड इन द पीस लविंग सिक्स अ मार्शल स्पिरिट दैट वुड हेल्प देम टू कैरी ऑन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द परसिक्यूशंस ऑफ द मुगल। मुगल जो परसिक्यूशन कर रहे थे सिख का, उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए इनको भी एक मिलिट्री पावर चाहिए थी। तो वो मिलिट्री पावर इंस्टिल की, वो मार्शल स्पिरिट इंस्टिल की किसने, गुरु गोविंद सिंह ने, जो कि बहुत ज़रूरी थे। मुगल्स चुन चुन के सिखों को मार रहे थे। ठीक है, तो इस बात से कौन परेशान है, गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने बोला भाई अब मैं अपने सिखों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दूंगा, इन्हें इतना पावरफुल बना दूंगा, इनके अंदर मार्शल स्पिरिट डाल दूंगा कि ये अगर कोई इनका अनफेयर अनड्यू एडवांटेज लेगा तो वो उसे
ख़त्म कर सकते हैं, मार सकते हैं। ठीक है बात। तो गुरु गोविंद सिंह कौन थे? 10th और लास्ट सिख गुरु थे जिन्होंने खालसा को एस्टेब्लिश किया। खालसा क्या है? मिलिट्री ब्रदरहुड ऑफ सिख। ठीक है। इन्होंने कौन सी फीलिंग सिखों के अंदर डाली? मार्शल स्पिरिट की। जब नादिर शाह का इन्वेजन हुआ, अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन हुआ, तो जो मुगल कंट्रोल था पंजाब पे वो वीक हो गया। इस सिचुएशन का एडवांटेज उठा के सिख जो थे उन्होंने पंजाब और जम्मू को अपने कंट्रोल में कर लिया और प्रोमिनेंस में आ गए, एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन ले ली इन द लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी। देखो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन से मराठास को फ़ायदा हुआ, राजपूत को फ़ायदा हुआ और सिखों को भी फ़ायदा हुआ। जब नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन हुए तो मुगल कंट्रोल एकदम ही वीक हो गया। तो पंजाबी मतलब जो पंजाब था उसने भी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के पंजाब पे कंट्रोल किया। सिखों ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के पंजाब पे कंट्रोल किया और पंजाब और जम्मू अपने कंट्रोल में ले लिया। एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंस पोजीशन अब किसकी थी? सिख की थी। कब? लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी। लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी मीन 1790 में। अब बेटा जो सिख थे वो ऑर्गेनाइज थे एक लूज कन्फेडरेसी में जो बनी हुई थी 12 मिसल या 12 ग्रुप से, 12 ग्रुप से मिलके या 12 मिसल से मिलके बनी थी सिख की एक लूज कॉन्फेडरेसी। मिसल वॉज गवर्न बाय चीफ। और मिसल को कौन गवर्न करता था? एक चीफ, रंजीत सिंह, चीफ ऑफ वन ऑफ द मिसल। और इन्हीं में से 12 मिसल में से एक मिसल के चीफ थे कौन? रंजीत सिंह। ये एक बॉर्न लीडर थे। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बॉर्न लीडरशिप क्वालिटी होती है, रंजीत सिंह वैसे ही थे। इन्होंने सारे सिख चीफ को जो कि सतलज के वेस्ट में थे उनके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया और अपने आप को मास्टर बना लिया पंजाब का। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी तक रंजीत सिंह पंजाब के मास्टर बन चुके थे, है ना। 12 मिसल जो थी उसमें से एक मिसल के मास्टर थे कौन? रंजीत सिंह। इन्होंने सतलज के ऊपर जितनी भी मिसल थी, सतलज के कौन से साइड में? वेस्ट साइड में। सतलज के वेस्ट साइड में जितने भी मिसल थे, जितने भी सिख चीफ थे, उन सब के ऊपर कंट्रोल किया और मास्टर बन गए पंजाब के। कब तक? एंड ऑफ 18th सेंचुरी तक। 1809 में रंजीत सिंह थे, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप। किसके साथ? लॉर्ड मिंटो के साथ। द गवर्नर जनरल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो, उनके साथ परपेचुअल फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन की रंजीत सिंह ने 1809 में। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, बाय दिस ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ही एक्सेप्टेड सतलज रिवर एज द बाउंड्री बिटवीन द सिख किंगडम एंड द ब्रिटिश किंगडम। फिर साइन हुई ट्रीटी ऑफ अमृतसर और जिस ट्रीटी के अंदर जो सतलज रिवर है उसको बाउंड्री बना लिया गया किसके बीच में? सिख किंगडम और ब्रिटिश टेरिटरीज। क्या बात समझ में आ रही है? ब्रिटिशर्स और रंजीत सिंह के बीच में पहले साइन हुई कौन सी ट्रीटी? परपेचुअल फ्रेंडशिप की। और इसमें एक साइड में थे रंजीत सिंह, दूसरे साइड में इस ट्रीटी को साइन करे थे लॉर्ड मिंटो जो गवर्नर जनरल थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। इस ट्रीटी के बाद साइन हुई ट्रीटी ऑफ अमृतसर जिसमें सतलज रिवर के वेस्ट वाला जो एरिया था ये सतलज रिवर को बाउंड्री बना लिया गया कि भैया सतलज रिवर के इस साइड में होगा ब्रिटिश टेरिटरीज और उस साइड में होगी सिख की टेरिटरीज। जो ब्रिटिश थे उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो कभी भी सिख किंगडम के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, है ना। चेक्ड इन द ईस्ट। जो रंजीत सिंह थे उन्होंने जो टेरिटरीज थी नॉर्थ में उन्हें जीतना चालू किया और वेस्ट की टेरिटरीज को जीता। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जब उनकी डेथ हुई 1839 में, वो मास्टर थे एक पावरफुल, एक बहुत बड़े किंगडम का जो एक्सटेंड करता था खैबर पास तक। नॉर्थ में कहाँ तक था? ये खैबर पास तक और साउथ में ये सिंध तक था। 1839 में रंजीत सिंह की होती है डेथ और इनकी डेथ के पहले इनके पास नॉर्थ में खैबर पास तक का रीजन था और साउथ में सिंध तक इनका रीजन था। मतलब एक बहुत बड़े एम्पायर के मास्टर बन चुके थे। अब बेटा थिंक एंड आंसर में क्वेश्चन पूछा है कि रंजीत सिंह एक एम्बिशियस और पावरफुल रूलर थे, पर इन्होंने ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप क्यों साइन की ब्रिटिशर्स के साथ? क्यों ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि भाई सतलज के बियॉन्ड ये एक्सपांड नहीं कर सकते? तो बेटा रंजीत सिंह बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही एम्बिशियस, पावरफुल रूलर थे। साथ ही इन्हें पता था कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उसमें क्या हुआ, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसमें क्या हुआ। तो जब ये 1809 में ट्रीटी साइन कर रहे थे तो सारी चीज़ों को देखने के बाद इनको लगा कि आज हम इतने पावरफुल नहीं हैं कि ब्रिटिशर्स को सामने से चैलेंज कर पाएँ। तब तक
कम से कम हम इनके साथ कुछ बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, कुछ करके हम इनको यहाँ तक तो रोक दें कि मेरे पास एक एम्पायर इंटैक्ट रहे, जिससे हो सकता है मेरी ही जनरेशन में कोई आगे आए और वो इतना पावरफुल हो कि ब्रिटिश के ऊपर एक चेक रख दे या ब्रिटिश को प्रॉपर चैलेंज दे पाए, पर कम से कम कुछ एम्पायर तो हो जिसमें से कि वो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बना पाए। तो ये सब सोच के रंजीत सिंह ने ट्रिटी परपेचुअल फ्रेंडशिप साइन कर ली। दूसरी बात, अब ब्रिटिशर्स का क्या एडवांटेज था, ब्रिटिशर्स ने इतनी ऑटोनॉमी क्यों दे दी रंजीत सिंह को? तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जब फ्रेंच अटैक हो तो रंजीत सिंह उन्हें सपोर्ट करें, है ना। तो ये दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट को लेके ट्रीटी थी और मुझे नहीं लगता कि दोनों का कोई लॉस था इसमें। जब एक टाइम में रंजीत सिंह पावरफुल हो जाते या उनके आने वाले जनरेशन में कोई और, तो वो अटैक करता तो सही रहता, पर इस पर्टिकुलर टाइम में ब्रिटिशर्स से लड़ना तो मूर्खता थी। तो अच्छा ही किया कि रंजीत सिंह ने इस ट्रीटी को साइन कर लिया। Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, do write in comment section.